सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के पाठ 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना का अध्ययन करेंगे। हम आज पाठ 3 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना पढ़ेंगे। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज में के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य होता है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है। इस पाठ में हम इसी प्रश्न के उत्तर की जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका इन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम ये देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। यानी कि इस पाठ में हम लड़के और लड़कियों के बीच जो होने वाले भेदभाव है उनको देखेंगे और किस तरह एक स्त्री के काम को कम आंका जाता है और वहीं एक पुरुष के कार्य को कितना महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम ये देखेंगे। करते हैं 1920 के दशक के सामोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना, कि वो बच्चे किस प्रकार बड़े होते हैं। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक भाग है। सामोअन समाज एक किए गए एक अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों को बहुत सी बातें सिखाते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम करने जैसे आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय में सीखते थे। यानी जो ये मछली पकड़ने का कार्य है और यात्राओं पर जाना है वो अपने बचपन के अलग अलग टाइम पर सीखते थे, एक साथ नहीं सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे। लेकिन जब कोई लड़का बड़ा हो जाता था, लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, तो वह लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल की पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लेकिन एक बार जब 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने के लिए जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कियों को ही अधिकांश काम करना होता था और जहाँ लड़के को अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। यह सामूहिक समाज के बारे में बताया गया कि वहाँ लड़कियां हैं वो छोटी उम्र के अंदर ही क्या करते हैं, बच्चे संभालते हैं, क्योंकि उनके माता पिता तो क्या करते हैं, जब बच्चे चलने शुरू हो जाते हैं तब उनको अपने बड़े बच्चों के हवाले कर देते हैं और फिर बच्चे ही संभालते हैं, उनका खाना पीना सब कुछ वही करते हैं। और लड़कियां देखो आगे मछली पकड़ने का काम करती हैं। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि लड़के खाना बनाते हैं और लड़कियां उनकी हेल्प करती है। अब बात करते हैं आगे 1960 के दशक के मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, यानी 1960 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक पुरुष कैसे बड़ा होता था। निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य के एक छोटे से शहर में रहने वाले स्कूल और
स्कूल जाने से वर्णन लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन हमारे बचपन से भी बहुत अलग था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। प्राय लड़कों को खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक होते हैं। फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे। उनका भविष्य अलग अलग होता है। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन छोटी छोटी बातों में होता है। अब एक ऐसी छोटी सी कहानी है आपकी। मेरी माँ काम नहीं करती है। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती है। ये बच्ची है एक जो अपनी मम्मी से पूछ रही है कि आप हमारे साथ चलेंगी, और वो अपनी दोस्त की माँ के बारे में बताती है। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है न, ये तो बस घर के काम हैं। ओह, क्या तुम वाकई ऐसे ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। फिर वो दोनों जसप्रीत के घर जाती हैं। हर्षरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई में ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो ये आपस में बात करते हैं। हरप्रीत है वो जो हरप्रीत के पिता हैं, उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि आपकी पत्नी कोई काम नहीं करती। तो दूसरा वो बच्चा बोलता है कि हाँ, मेरी माँ कोई काम नहीं करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें भी सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, कल मैं हड़ताल पर चले जाती हूँ। तो और जो है हरप्रीत की माँ है वो कहती है कि मैं अब आराम करूँगी, आप लोग घर का काम कर लेना सारा का सारा, मैं आज आराम कर लूँगी। वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अब दोनों बच्चे राजी होके बोलते हैं कि हम घर का काम सारा संभालेंगे। अब सुबह दूसरा दिन स्टार्ट होता है। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानूँ। याद है ना, मैं तो आज हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले ली, यानी जो घर की नौकरानी थी उसने भी छुट्टी ले ली थी। ओहो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार में ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो जल्दी, हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करें। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? ओह, यह भी उसके बारे में भूल गया। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। तो माँ ने इसके लिए पहले से ही पैसे दे दिए हैं बच्चों को। मैं तो बिल्कुल ही थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। ओह, मैं तो भूल ही गया कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही बना लेता हूँ। पूरा घर तो देखो कि जैसे यहाँ कितना तूफान मचा है। क्या तुम सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी है? हाँ हाँ, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती? और अभी तो उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर यहाँ आने वाले हैं। आपने इस कहानी के जरिए देखा कि एक स्त्री के काम को कम आंका गया तो परिवार वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी ये बात करते हैं, अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम को महत्व कम समझा जाता है और उनके काम को सम्मान नहीं समझा जाता। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम करती है।
यह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के कामों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। घर की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है तो वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है, मगर जो काम तो होते हैं वो होते ही हैं, और अधिक परिश्रम वाले भी होते हैं। घर का कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी से केवल हरमीत की माँ ही घर में काम नहीं करती, काफी सारा काम मंगला भी करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में, नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। बहुत से काम करते हैं: झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में, नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा ली जाता है। वे बहुत काम करते हैं: झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए लड़के या लड़कियों को काम पर रख ली जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलता था। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते थे। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया: महसूस करती थी, क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं हैं? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इसमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी और भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम, जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी है और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते। यह इन कामों में लगने वाला लंबा समय है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के कामों और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां हैं वो अधिक काम करती हैं। यहाँ एक तालिका दे रखी है। केंद्रीय सांख्यिकी गठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन में कुछ आंकड़े हैं, तो देखिए, आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, महिला को काम और समानता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं वह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष में होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता यह है कि लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां और बाल बाड़ियां खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बाल बाड़ी की सुविधा दी जानी चाहिए। बाल बाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। 30 से ज़्यादा महिलाएं जहाँ काम करती है उसको बाल बाड़ी की संख्या दी जाएगी और वहाँ के बच्चे वगैरह की देखभाल भी की जाएगी। आप पाठ है वो यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।